हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो हमें बताना है कि किस हड़प्पा स्थल से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो जिसका राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धौलावीरा। ठीक है। तो धौलावीरा से यहाँ पे 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अब बात आती है कि जो धौलावीरा है ये कहाँ पड़ता है। तो ये पड़ता है कहाँ, गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि गुजरात के कच्छ जिले में यहाँ पे धौलावीरा पड़ता है। और जिसकी खोज हुई थी, वो इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी 1967 से 1968 के बीच में जगपति जोशी के द्वारा, यानी जेपी जोशी के द्वारा क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो धौलावीरा है, यहाँ से 10 चिन्हों के शिलालेख के अलावा यहाँ से और क्या मिला है वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो धौलावीरा था ये क्या था, एक आयताकार नगर था। ठीक है, ये क्या था, एक आयताकार नगर था। ठीक है, जो 3 भागों में विभक्त था। कितने भागों में, 3 भागों में क्या था, विभक्त था। और जो धौलावीरा है ये अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो धौलावीरा किसके लिए जाना जाता है, अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए यहाँ पे जाना जाता है। और इस धौलावीरा से हमें क्या मिला है, एक जलाशय, यानी कि विशालकाय जलाशय भी हमें यहाँ से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे हमें धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे एकमात्र स्टेडियम भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हमें स्टेडियम भी कहाँ से मिला है, तो स्टेडियम भी हमें यहाँ से धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि वैदिक सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वैदिक सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल गलत। जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि नगरीय सभ्यता। अगला है यहाँ पे, इस सभ्यता का उदय हड़प्पा सभ्यता के बाद हुआ। बिल्कुल सही है कि जो यहाँ पे वैदिक सभ्यता थी इसका जो उदय हुआ था वो ठीक हड़प्पा सभ्यता के बाद में हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला ऑप्शन है, इसकी जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, जो इसका हमें जानकारी मिलती है वो हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। और सबसे जो प्राचीन ऋग्वेद है, ठीक है, इसलिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी में कहाँ से मिलती है, सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है वो ऋग्वेद से क्या मिलती है, हमें इसकी यहाँ पे जानकारी मिलती है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे कि वैदिक संस्कृति का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। बिल्कुल सही है कि जो वैदिक संस्कृति है इसका जो संस्थापक माना जाता है यहाँ पे वो आर्यों को ही माना जाता है। अब बात आती है कि जो वैदिक सभ्यता थी यहाँ पे इसका जो काल था वो टाइम पीरियड कितना था, वो था यहाँ पे क्या 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक हमारी वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था, जिसमें हमने यहाँ पे वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा है। पहला है इसमें हमारा क्या, ऋग्वेदिक काल। तो पहला इसमें है हमारा क्या, ऋग्वेदिक काल। तो जो पहला है ऋग्वेदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो है हमारा कहाँ से कहाँ तक, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जबकि जो दूसरा है हमारा यहाँ पे वो है हमारा इसमें उत्तर वैदिक काल। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, उत्तर वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड है वो है हमारा कहाँ से, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ऋग्वेदिक काल है इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, जबकि जो उत्तर वैदिक काल है इसका 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसका यहाँ पे टाइम पीरियड है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, जैन धर्म के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें बताना है कि जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। बिल्कुल ठीक है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। अगला है यहाँ पे, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। बिल्कुल सही है कि जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। अगला है यहाँ पे, जो पहली जैन संगीति वल्लभी की गुजरात में हुई थी। बिल्कुल गलत। जो पहली जैन संगीति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी। ठीक है, ना कि गुजरात के वल्लभी में। तो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला है यहाँ पे, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बिल्कुल सही है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, यहाँ पे आगम कहा जाता है। और जो यहाँ पे पहली जैन संगीति लिखा है ये दूसरी जैन संगीति हुई थी। ठीक है, तो जो दूसरी जैन संगीति हुई थी वो हुई थी कहाँ, गुजरात के वल्लभी में, जिसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी किसने, देवादिश श्रवण ने यहाँ पे इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक,
अगला प्रश्न है विजयनगर शासकों का सही काल अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विजयनगर शासकों का सही काल अनुक्रम है इसमें से वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले देवराय प्रथम, फिर इसमें वीर नरसिंह, फिर कृष्णदेव राय और फिर यहाँ पे अच्युत देव राय। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करी थी वो 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में यहाँ पे हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने यहाँ पे क्या करी थी, इसकी स्थापना करी थी। और ये करी थी उनने कहाँ, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ करी थी, ये करी थी कहाँ, कर्नाटक में तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे इन्होंने यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, अब इन्होंने जब अपनी राजधानी बनाया था, इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी थी हम्पी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, इनकी हम्पी थी। और जो इनकी भाषा थी, इनकी भाषा थी क्या, तेलुगु। तेलुगु क्या थी इनकी यहाँ पे भाषा थी। ठीक है, और यहाँ पे जो इन्होंने इनके जो सिक्के थे, यानी कि जो इनकी मुद्रा थी, इनकी मुद्रा क्या थी, इनकी मुद्रा भी आपको याद रखनी है, इनकी मुद्रा थी पैगोड़ा। ठीक है, इनकी मुद्रा क्या थी, पैगोड़ा इनकी यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे इनकी मुद्रा थी। अब बात आती है कि यहाँ पे जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें कितने कितने वंशों ने यहाँ पे शासन किया था। तो टोटल 4 यहाँ पे वंशों ने शासन किया था, जिसमें सबसे पहले जो वंश था यहाँ पे वो था इसमें संगम वंश। ठीक है, संगम वंश सबसे पहले इसमें क्या था, वंश था। फिर उसके बाद जो यहाँ पे अगला वंश था, इसके बाद वो है यहाँ पे क्या, सलू वंश। ठीक है, अगला जो यहाँ पे किया था वो इसमें है सलू वंश। फिर तीसरा जो यहाँ पे वंश था इसमें वो था तुलु। ठीक है, वो था इसमें तुलु वंश। और सबसे अंतिम जो यहाँ पे वंश था इसमें वो था इसमें आरवीडू वंश। ठीक है, सबसे अंतिम वंश क्या था इसमें, आरवीडू वंश यहाँ पे था। तो आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने वंशों ने शासन किया, 4। संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश, इन 4 वंशों ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में यहाँ पे शासन किया था। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है इसमें बाबर खानवा का युद्ध बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है हुमायूं चौसा का युद्ध बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगला कह रहा है जहांगीर बल्ख का युद्ध बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बल्ख का युद्ध हुआ था वो जहांगीर के काल में नहीं हुआ था, वो हुआ था किसके काल में, शाहजहां के काल में यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अब बात आती है जो खानवा का युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था बाबर और किसके बीच में, तो जो खानवा का युद्ध है ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में यहाँ पे खानवा का युद्ध हुआ था। कब, 1527 ईस्वी में यहाँ पे ये हुआ था। फिर यहाँ पे कह रहा है कि चौसा का युद्ध ये कब हुआ था, ये हुआ था 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। अगला कह रहा है यहाँ पे अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था कब, 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, और जहांगीर का बल्ख युद्ध ये नहीं हुआ था, जो बल्ख युद्ध हुआ था ये हुआ था शाहजहां के काल में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, 1646 में, जिसमें शाहजहां जो होता है यहाँ पे मुराद को यहाँ पे भेजता है बल्ख अभियान के लिए, लेकिन जो इसको बल्ख अभियान को जो जीतता है यहाँ पे 1647 में जो जाता है औरंगजेब इसको जीतता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पे हमारा कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इनका संबंध निम्न में से किससे है। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जो इनका संबंध है ये संबंधित है किससे, काकोड़ी षड्यंत्र से। ठीक है, अब जो काकोड़ी षड्यंत्र हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 9 अगस्त 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925 में यहाँ पे काकोड़ी षड्यंत्र हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला के नेतृत्व में रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां ये चारों मिलकर क्या करते हैं, काकोड़ी में जो एक ट्रेन होती है, ट्रेन में जो सरकारी खजाना रखा हुआ होता है ये क्या करते हैं, उसको लूट लेते हैं। बाद में इसी काकोड़ी षड्यंत्र के कारण क्या होता है, इनको इन चारों को क्या होती है यहाँ पे फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1929 में केंद्रीय विधानसभा पर जो बम फेंका था ये फेंका था किसने, ये फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, तो केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था ये फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। फिर ये कह रहा है कि वे समाज पार्टी के संस्थापक थे, जबकि जो स्वराज पार्टी थी यहाँ पे, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे उस टाइम पे, वो थे यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू और यहाँ पे CR दास। अगला कह रहा है यहाँ पे कि वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे, यानी कि ये बोल रहा है कि HRA के जो संस्थापक थे यहाँ पे वो उस टाइम पे कौन थे, वो थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे
केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की जो भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, ये आती है उसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत ये आती है। अब जो इसका जो मूल अधिकारिता का जो वर्णन है हमारे संविधान के 131 आर्टिकल में मिलता है। ठीक है, 131 आर्टिकल में यहाँ पे मूल अधिकारिता का क्या है वर्णन है, जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि अगर क्या हो जाता है कभी, अगर मान लो केंद्र वो एक या एक से अधिक राज्य, ठीक है, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कभी क्या होता है विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पे क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मूल अधिकारिता का क्या करती है, अपना उपयोग करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे निर्णय देती है। अगला है यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये गलत हो गया, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ये क्या होना चाहिए था, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ये होना चाहिए था प्रोटेम। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है कि वो सदस्यों को शपथ दिलाना, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्र को चेक करना कि सही है या नहीं, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का काम करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है, इसका जो काम होता है वो होता है नई निर्वाचित जो उस टाइम पे क्या होती है, लोकसभा होती है, उसके सदस्यों को शपथ दिलाना क्या होता है, यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के महान्यायवादी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कह रहा है कि वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, बिल्कुल सही है। अगला है इसका वर्णन भारत के संविधान में किया गया है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 76 में इसका क्या किया है, वर्णन किया गया है। अगला है यहाँ पे संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत। ठीक है, महान्यायवादी को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना है कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन जो लागू कब हुआ था, 1993 में लागू होता है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या से 1/4 से कम नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 74वां संविधान संशोधन था उसमें जो महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी वो 1/4 नहीं, वो 1/3 था। ठीक है, अगला है यहाँ पे इस अधिनियम में प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, बिल्कुल सही है, 5 वर्ष जो नगर पालिका है इसके लिए 5 वर्ष की क्या गई है, कार्यकाल की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है किसी नगर निगम का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर नगर निगम का सदस्य बनना है तो उसकी जो आयु होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए 21 वर्ष। अगला है उपयुक्त में से सभी कथन गलत है, बिल्कुल सही। तो इसमें सिर्फ एक ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। यही क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि जो धन विधेयक होता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। अगला कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, बिल्कुल सही है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका अंतिम निर्णय होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला है राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकते, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति धन विधेयक को नहीं लौटा सकते हैं। अगला है यहाँ पे धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने पर राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है, राज्यसभा के द्वारा उसको 14 दिनों के भीतर लौटाना आवश्यक होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, बिल्कुल सही है, सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध ग्रह है, बिल्कुल सही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है, यानी कि इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह की पेटियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही, जो क्षुद्र ग्रह की पेटियां पाई जाती है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाई जाती हैं। अगला कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है शुक्र है, बिल्कुल गलत है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है, ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि 21 जून को कौन सी घटना घटित होती है? तो 21 जून को कौन सी घटना घटित होती है? इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है कि दिन बड़े और रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे
कि गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा निम्न में से किसके मध्य पाई जाती है। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा जो पाई जाती है ये पाई जाती है मेंटल और कोर के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि संचार उपग्रह किस मंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो जो संचार उपग्रह है वो किस मंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल में यहाँ पे संचार उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के